Hello, welcome to all of you to EduPace Education Institute Unna. I am निशांत भारद्वाज, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ EduPace। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे कुछ दिनों में अब नीट की एग्जाम आने वाली है, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस। जैसे आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो बच्चों को क्या लगता है कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक का कंटेंट आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, वो हम ऑन द स्पॉट कर लेंगे रेडी। तो क्या होता है कि क्वेश्चनों में कई बार क्या होती है, गड़बड़ी होने के चांस हो जाते हैं। तो आपने पहला काम तो ये करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनमें आपने एक बार या दो बार या हो सके 3 बार आपने एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी को पीछे नहीं रखना है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के केस में। तो आज हम करेंगे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। तो मैंने जो प्लान रेडी रखा है आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से नीट का एग्जाम केमिस्ट्री में दे सके और आपके कम से कम 180 में से 160, 170 या 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आ जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप बोल सकते हो नीट के लिए, वो मैंने पिक करे रखे हैं। तो जिसमें हम 30 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के देखेंगे, 40 क्वेश्चन हम फिजिकल केमिस्ट्री के देखेंगे एंड 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो जैसा कि अभी आपने काफी बच्चों ने भी जेई मेंस होके हटा है, तो आपने जेई के पेपर्स देखे होंगे कि एनडीए जेई के पेपर में इस बार क्या उन्होंने चेंज करा। ठीक है, जैसे अभी आपने 2025 वाला एग्जाम देखा था, तो उसमें केमिस्ट्री के क्या क्वेश्चन थे, कहाँ तक वो डीप कंसेप्ट में पूछ सकता है, तो उन्हीं के बिहाफ के ऊपर मैंने ये क्वेश्चंस रेडी कर रखे हैं। तो इनमें आपने ज्यादातर क्वेश्चंस को असर्शन रीजन के बिहाफ के ऊपर सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप लोग असर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास कंसेप्ट आपके इंप्रूव होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है आपके पास असर्शन रीजन। देखिए, आपने ध्यान रखना है जब भी असर्शन रीजन सॉल्व करना है तो उसमें कंसेप्ट पे काम करना है। देखिए, जैसे बोला है एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड, तो क्या बोल रहे हैं, कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो अब यहीं से चलते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं राइट साइड में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल्स प्रेजेंट है। इन्होंने बोला दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक। चलिए, तो हम इस पे बात करते हैं। जहां तक आप लोगों को याद होगा, ये लिथियम मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Li2O, दैट इज लिथियम ऑक्साइड। तो ये जो लिथियम ऑक्साइड है, हम इसकी एसिडिक या बेसिक नेचर चेक करेंगे इसको पानी में डाल के। तो जब मैंने इसे पानी में डाला तो इसने बनाया लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया, LiOH। क्या बनाया, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड की नेचर जो हमें पता लगी कि ये नेचर कैसी शो करता है, ये आपके पास होता है बेसिक इन नेचर। क्या नेचर शो करता है, ये बेसिक। तो क्वेश्चन में बोला जो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं वो तो मेटल्स होते हैं, तो मेटल जो नेचर शो करता है वो कौन सी नेचर होती है, बेसिक। पर आपके पास स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, कैसी नेचर है, एसिडिक। तो इट मींस ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बोला एसिड इज फॉर्म, एक एसिड बनता है जब ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर। तो आपके पास बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो वो आपके पास क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ठीक है जी, चलो देखते हैं वो भी कौन से एलिमेंट से बनाना है इस बार आपको, जो एक्सट्रीमली कहां पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड। तो राइट साइड में आपके पास आते हैं आपके नॉन मेटल्स, दैट आर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो अब मैं क्या करता हूं, कार्बन को उठाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगी CO2। तो ये जो CO2 होती है ये एसिडिक नेचर शो करती है। कैसे पता हमें एसिडिक नेचर शो करती है, चलिए इस CO2 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपके पास फॉर्म कर देगा H2CO3, जो कि क्या होता है आपका कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो हमारी ये सेकंड स्टेटमेंट होती है करेक्ट, क्योंकि बोला गया था कि एक्सट्रीमली राइट साइड का कोई एलिमेंट पिक करिए, उसका ऑक्साइड बनाइए और उस ऑक्साइड को रिएक्ट करना है आपने वाटर के साथ। तो मैंने क्या करा, कार्बन को चूज किया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, CO2 की फॉर्मेशन करी, CO2 की फॉर्मेशन करी, साथ में वाटर को रिएक्ट करा एंड फॉर्म कर दिया मैंने कार्बोनिक एसिड। यहीं पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंफ्यूजन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए।
याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर की होती है। क्या नेचर की होती है? न्यूट्रल। जबकि CO2 कैसी नेचर शो करती है? एसिड। तो अगर हम इस कंसेप्ट के ऊपर काम करें तो हमारे पास ऑप्शन 1 करेक्ट जाएगा कि स्टेटमेंट 1 आपकी क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ट्रू है। दूसरी चीज, पेपर के दौरान आप ये चीज का ध्यान रखेंगे, एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट ऑप्शन को बिना देखे टिक कर दिया कि हाँ इसी में फॉल्स है, इसी में ट्रू है, तो आपका क्वेश्चन गलत चला जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, कहां पे हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसमें डिफरेंस पूछा है हमारे पास? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो मैंने क्या करा, ये O2 लिखा। याद रखना है कि जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उनकी एलिमेंटल स्टेट के ऊपर जाना है। तो ऑक्सीजन अपनी नेचुरल या अपनी स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी शो करता है? दैट इज O2। जबकि अगर बात करूं सल्फर की तो वो क्या होता है? एसिड होता है। तो मेरे पास इन दोनों की एक बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इन दोनों के लार्ज डिफरेंस कैसे आया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। तो आपके पास ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या ये एटॉमिक साइज से आया है, या आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से, या एटॉमिसिटी से। वैसे हम ये पॉइंट पढ़ते भी है कि जैसे जैसे हमारे पास मास बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास एटॉमिक जो आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है उसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। पर स्पेशली आपने ये चीज देखी होगी जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की। ठीक है, अब वो बात करते हैं इन मॉलिक्यूलर फॉर्म्स की। तो यहां पे देखिए जो एटम है ऑक्सीजन, उसकी जो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी कितनी दे रखी है हमारे पास? एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल में आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो S8 दे रखा है सल्फर मॉलिक्यूल या सल्फर का आपका ये कंपाउंड जो भी बनाएगा फर्दर, यहाँ पे S8 है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? दैट इज 8। तो यहां पे एटॉमिसिटी के बिहाफ के ऊपर हम देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वैसे ही ये आपके पास क्रिस्टल में पैक होंगे। तो इनकी देखी जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या देखी जाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे वहां पे आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगी? ज्यादा, जिसकी वजह से आपके पास जो वो मॉलिक्यूल पैक्ड अरेंजमेंट शो करेगा वो कैसा होगा? आपका पैक्ड होगा, क्लोज पैक्ड जाएगा। तो जिसकी वजह से आपके पास इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? चेंज। तो मैं बोल सकता हूं कि जो S8 है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? 8, जबकि ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है? 2, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस आया। सल्फर की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। तो ये हमने किस बिहाफ के ऊपर चेक किया? दैट इज एटॉमिसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? एटॉमिसिटी। नेक्स्ट वन इज द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार देखा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? देखिए, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, उन शेल्स में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है ये पॉजिटिव, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, एंड जो बाहर शेल्स प्रेजेंट है इनमें इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो इन दोनों में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी। कैसे इंटरेक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली क्या करता है? बाउंड करके रखता है। तो जब प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर लिया है तो इसका रिमूवल करना क्या हो जाएगा? हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी को आप याद करना है कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, minimum amount of energy required to remove electron from
आउटर मोस्ट शेल। तो आयनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको हम रिमूव करवाते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कंडीशंस होती हैं तीन कंडीशन याद रखनी है आपने बच्चों। तीन कंडीशन क्या होती है, एक तो जो एटम में से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं वो आपके पास न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होने के साथ साथ वो आइसोलेटेड होना चाहिए, वो आपके पास गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपने याद रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमने थोड़ा सा कंसेप्ट देख लिया आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास ये 5 क्या दे रखी हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव होती है एक के बाद एक आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी दी, देन फिर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी दी, देन फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी दी। तो बार बार एनर्जी देने को हम टर्म का यूज करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेरे पास जो एनर्जी दे रखी है कितनी दे रखी है, दैट इज 800। देन मेरे पास एनर्जी दे रखी है 2427, देन 3658 25024 एंड देन एनर्जी दे रखी है 32824। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखो बच्चों कंसेप्ट पे काम करना है हमने, तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है, आपने इसी तरीके से डाटा लिखना है। अब देखिए अगर मैं यहां पे देखो ये मेरे पास 5 बार काम हो रहा है, मैं एक जनरल केस लेता हूं कि मेरे पास ये कोई भी मेटल है। देखिए एक बार ध्यान से, मेटल जो भी होगा वो अपनी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। मेटल कौन से स्टेट में प्रेजेंट होगा, सॉलिड। अभी हमने देखा कि अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी लगानी है तो मेटल को अपनी गैसियस स्टेट में आना पड़ेगा, उसे आइसोलेट होना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट में आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड में वो मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होगा, क्लोजली पैक्ड होगा। तो मुझे अगर उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा तो मुझे बहुत ज्यादा क्या यूज करनी पड़ेगी, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इस मेटल, सॉलिड मेटल को हम कौन सी फेस में लेके आए, गैसियस फेस में लेके आए। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में आना है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसके लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं दैट इज सब्लिमेशन। कौन सी एनर्जी होती है वो, सब्लिमेशन एनर्जी। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, सब्लिमेशन एनर्जी यूज करेंगे, जिससे आपके पास एक सॉलिड मेटल के कहां पे आ जाएगा, अपनी गैसियस स्टेट में आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही गैसियस स्टेट में आया मैंने उसे ये एनर्जी दी, ये फर्स्ट एनर्जी है, तो मैं इसे बोल देता हूं आयनाइजेशन एनर्जी 1। आपने एनर्जी दी, ये कन्वर्ट हो गया M पॉजिटिव में। आपने इसे फिर एनर्जी दी, दिस एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी 2। आपने दूसरी बार एनर्जी दी, ये कन्वर्ट हो गया M2 पॉजिटिव में। आपने ये थर्ड टाइम एनर्जी दी, आयनाइजेशन एनर्जी 3 बनाते हैं इसे, और आप इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, M3 पॉजिटिव में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है फिर आपने एनर्जी दी, तो ये है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 4। तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा M4 पॉजिटिव में। एंड लास्ट टाइम आपने एनर्जी दी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 5, तो ये कन्वर्ट हो गया M5 पॉजिटिव में। तो पहले आपने क्वेश्चन में ये करना है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये ग्रुप 13 होगा, ग्रुप 2 होगा, ग्रुप 14 होगा या ग्रुप 4 होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, तो आपने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है दैट इज 2s2 एंड 2p कितनी होगी 1। ये बोरोन के लिए है। अगर जनरल लिखूं तो क्या होगा, ns2 np क्या होगा 1। अगर ग्रुप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे ns2 होगी। अगर हम ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं तो वो हमारे पास जाएगा ns2 np2। अगर ग्रुप 4 की बात करते हैं तो ग्रुप 4 में आ जाएंगे आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब यहां पे देखते हैं कि अगर मेरे पास ये जो लास्ट में लिखी जाती है, जैसे मैंने ये लिखा ns2 np1, तो ये आपके पास इसकी आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास यहाँ पे जैसे मैं बात करूं 13 की, तो 13 में मैं बोरोन की एग्जांपल से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 5 एटॉमिक नंबर है, देन 1s2 2s2 एंड 2p कितना होगा 1 होगा। चलिए तो बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जब आपने बोरोन की एग्जांपल लेके करा क्वेश्चन,
तो ये जो रो स्टेट है m गैशियस, तो ये कौन सी आपकी 1s2 2s2 2p1। जैसे ही आपने इसे एनर्जी दी तो आपके पास 2p में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 2p क्या हो गया, खाली हो गया, तो 2p 0। तो मैंने यहां तक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 1s2 2s2। अब देखिए आपने जैसे ही यहां पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दी तो आपके पास जो चेंज आया वो क्या आया, 2s में से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो गया, तो 1s2 यहां पे क्या बचेगा 2s1। आपने फिर एनर्जी दी तो ये क्या बन गया 1s2 2s0 हो गया। बट जब आपने फोर्थ टाइम एनर्जी दी तो अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहां से रिमूव होगा, 1s में से। तो हमें रिमूव करवाने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप क्या करो, एनर्जी डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपका 800 है, यहाँ पे आपके पास 2000 समथिंग हो गया, यहाँ पे 3000 समथिंग हो गया, तो यहाँ पे जो ये रेंज है वो इतनी ज्यादा वेरी नहीं कर रही है। पर यहाँ पे देखिए 3000 से हम 25 तक पहुंच गए, तो मतलब कि थर्ड के बाद जब हमने जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारा उसको निकालने के बाद जब हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास गए तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ी, बहुत ज्यादा देनी पड़ी। तो यहां से आप एनर्जी के डिफरेंस से समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो हमें एनर्जी का डिफरेंस क्या देना पड़ रहा था, कम। पर जैसे मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने गया, दैट मीन्स फ्रॉम 1s2, तो मुझे एनर्जी क्या देनी पड़ी, ज्यादा देनी पड़ी। तो यहां पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका दिस वन, दैट इज ग्रुप नंबर 13। तो आपने इसी तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नीट में ये आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लेके आता है जिसको वो रिलेट कर देता है आपके पास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो ये क्वेश्चन है द इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझा, तो उसी के बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पे ये सारे जो एलिमेंट्स है ये आपको कौन से दिख रहे हैं, डी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक पे हमें दो चीजों पे काम करना है। डी ब्लॉक में मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन, जब D5 हो या D क्या हो 10, इसे हम बोलते हैं, ये है हमारे पास हाफ फील्ड और ये है फुली फील्ड, ठीक है। तो यहां पे आपके पास हाफ फील्ड और फुली फील्ड को एक्स्ट्रा स्टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबल बोला जाता है। एक्स्ट्रा स्टेबल ये दो कंडीशन के बिहाफ के ऊपर होती है। एक तो इनमें क्या प्रेजेंट हो जाती है, सिमेट्री, क्या प्रेजेंट होती है, सिमेट्री, और एक होती है एक्सचेंज एनर्जी। ध्यान से याद रखना है आपने, ये दो पॉइंट याद रखने हैं। क्या बोला है मैंने कि आपके पास डी ब्लॉक में हमें दो कॉन्फ़िगरेशंस का ध्यान रखना है कि जब तो D5 हो रहा हो, D5 और या फिर क्या हो रहा हो D10, क्योंकि D5 और D10 में हमारे पास हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबिलिटी आती है, वो भी दो फैक्टर की वजह से। फर्स्ट फैक्टर इज अवर सिमेट्री एंड सेकंड फैक्टर इज एक्सचेंज एनर्जी। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इनमें से मुझे इनकरेक्ट रिलेशन को ढूंढना है, तो बात करते हैं यहाँ पे हमें Mn दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्रोमियम दिख रहा है, हमें यहाँ पे आयरन दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये तीन यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके पास क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 एंड आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर मैं इनकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो ये बनती है आपके पास 4s2 3d क्या होता है 5। क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम हमारे लिए क्या काम करती है, एक्सेप्शन का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेके आनी पड़ती है, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 4s2 एंड 3d4, बट ड्यू टू दीज टू प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है 4s1 एंड 3d5। आयरन की बात करूं तो ये होती है 4s2 3d6, ये इनकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस है। अब हम इन्हें क्या करते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो हमारे मेटल्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम उसके बिहाफ के ऊपर देखते हैं। तो मेरे पास जनरली बोले हैं यहाँ पे इसकी दो स्टेट्स बोली गई है, एक बोला गया है Mn+1 में और एक जा रहा है Mn+2 में। तो याद रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हो सबसे पहले 4s में से रिमूव करवाया जाता है। तो Mn+1, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 4s1 3d क्या है 5। यहां पे 4s 0 हो गया, 3d कितना बच रहा है 5 बच रहा है।
सेम बात करते हैं क्रोमियम की भी, मुझे यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है जिसमें से क्रोमियम +1 में जा रहा है, दैट मीन 4s0 3d क्या हो गया 5। बात करते हैं आयरन की, दो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, फर्स्ट इज फेरस एंड सेकेंड वन इज फेरिक। याद रखनी है दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के नाम, फेरस, दिस वन इज फेरस Fe+2 एंड Fe+3 इज फेरिक। तो अगर मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाऊं तो ये बनेगी 3d5, 3d6 बचेगा और यहाँ पे बचेगी 3d5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना इसे, ये क्या बनेगा आपका 4s में से इलेक्ट्रॉन गए तो बचे क्या है 3d6 बच रहे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी हाफ फील्ड का कंसेप्ट आपने याद रखना, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है उसमें 4s1 है और 3d क्या है 5, जबकि क्रोमियम के पास 3d5 आ चुकी है, तो इसकी हाफ फील्ड इसको क्या करेगी स्टेबल। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया करेक्ट। सेकंड में बोला गया है Fe+3, तो Fe+3 में 3d5 होगा जबकि यहाँ पे 3d6 है, तो ये वाला ज्यादा क्या हो जाएगा आपका स्टेबल। Mn अगेन, Mn यहाँ पे 4s1 3d क्या शो करेगा 5, जबकि ये 3d5 शो कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया स्टेबल। जबकि यहाँ पे Mn 3d5 है और जो आयरन है वो 3d6 है, तो यही आपका केस क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से उठाया गया ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो आप सबको याद है ऑक्टेव किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्टेव का लॉ दिया था, वो थे आपके न्यूलैंड ऑक्टेव। याद रखना ऑक्टेव से, ऑक्टेव का मतलब 8, तो आपने याद रखना है कि यहां से शुरुआत हुई थी हाइड्रोजन। जब न्यूलैंड ऑक्टेव थे तो इनके टाइम पे नोबल गैस जो हमारे गैसेस थी वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, तो आपके पास हाइड्रोजन के बाद लिथियम, देन बेरिलियम, देन आपके पास आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन आपके पास आता है फ्लोरीन। तो इसका नाम ऑक्टेव क्यों पड़ा था, देखते हैं यहाँ पे कि यहां से अगर मैंने इस टेबल को स्टार्ट किया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आपके पास जो 8th एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लोरीन, वो फर्स्ट वाले की ही प्रॉपर्टी को क्या कर देगा रिपीट कर देगा। तो आपने याद रखना है इस टेबल के नेम से ऑक्टेव का मतलब था कि आपके पास जहां से भी आपने शुरुआत करी है, आप यहां पे शुरुआत करिए 1 को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन यहाँ पे आया सोडियम। तो आज भी आप देखते हो कि जो हमारे लॉस बनाए गए थे वो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर बनाए गए थे कि कुछ टाइम के बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके पास क्या करेंगी रिपीट करेंगी। इसीलिए हमने क्या बनाए ग्रुप्स बनाए, क्योंकि ग्रुप में हर एलिमेंट क्या करता है उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को क्या करेगा रिपीट करेगा। तो यहाँ पे ऑक्टेव से आपने याद रखना है एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। याद रखना सिर्फ एक टेबल दैट इज मॉडर्न पीरियड टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर था, बाकी सब कहां पे थे बोलिए एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था एटॉमिक मास। सेकेंड स्टेटमेंट उठा ली इन्होंने, दैट इज मेयर ऑब्जर्व ए पीरियोडिकल रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग ए ग्राफ। तो ये थे हमारे मेयर थे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ में इन्होंने हमारे पास क्या ली थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और देखो यहाँ पे मेंशन है किसके वर्सेस ग्राफ था फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्सेस अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। याद रखना एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर ये ग्राफ नहीं था। ठीक है, हम क्या करते थे यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है आपने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो थी और ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, अच्छा बना था बट ये कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से हमने इस टेबल को क्या कर दिया था मना कर दिया था। तब उस टाइम पे मॉडर्न पीरियड टेबल एक इजी अप्रोच थी, क्योंकि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी टोटल 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो इतना सारा ये कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म में जा रहा था, तो जिसकी वजह से इसको क्या कर दिया निगलेक्ट। याद करना कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो थी पर एटॉमिक नंबर नहीं था। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस थी, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बनेगा उसमें क्या होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट वन इज ए मॉलिक्यूल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AX4Y।
तो ये आ गया आपका केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ए का मतलब है कि जो आपके पास सेंटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। देन आपके पास X4 एंड Y, ये क्या है आपके लिगेंड्स है X4, एंड ए क्या हो सकता है आपके पास लोन पेयर हो सकता है। ये जो आपकी एनसीईआरटी लिख के देती है उसी फॉर्म में अगर बताने की कोशिश करूं तो MB4, और यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा जाता है, L लिखा जाता है, L स्टैंड फॉर लोन पेयर। तो ये उसी की टाइप को रिप्रेजेंट करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हैज इट्स एलिमेंट फ्रॉम P ब्लॉक एलिमेंट, तो इसके कुछ एलिमेंट्स बता रखे हैं जो कहां से उठाए गए हैं, P ब्लॉक में से, जिसमें बोला है कि जो एलिमेंट A है, कंडीशन लिखते चलते हैं, जो एलिमेंट A है वो आपके पास रेयरेस्ट है, मोनोटॉमिक है। अब चलिए P ब्लॉक में आपके पास मोनोटॉमिक गैसेस कौन सी होती है, मोनोटॉमिक में कौन आती है, नोबल गैसेस। तो मतलब यहाँ पे मोनोटॉमिक से हम रेयरेस्ट से पता कर सकते हैं कि जो ए होगा वो आपके पास कौन होगा, नोबल गैस। पर हमने तो पढ़ रखा है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो तो आपके पास इनर्ट होती है, मतलब रिएक्ट नहीं कर सकती हैं। बट याद रखना दो गैसेस, एक क्रिप्टन एंड एक जिनोन, इनके हम क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पे या तो आपके पास जिनोन होगी या आपके पास क्या होगी, क्रिप्टन। पर हमने मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन देखा रखा है, जो हमने एग्जांपल बना रखी है, वो कौन सी है, आपके पास जिनोन की है। तो यहाँ पे ये जो ए एलिमेंट है वो क्या है, आपका जिनोन है। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, फ्रॉम इट्स ग्रुप हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू अमंग ए, एक्स एंड वाई। तो आपके पास बोला है कि इन ग्रुप में आपके पास जो लो होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी अमंग ए, एक्स एंड वाई। एलिमेंट एक्स एंड वाई हैव फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि एक्स वाले की फर्स्ट एंड वाई वाले की कौन सी, सेकंड। ये हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चाहिए, ज्यादा। देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो आप सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो अगर हम नॉर्मल बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज। अब इनके अकॉर्डिंग जो आपके पास पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, y। इन्होंने बोला x एलिमेंट हैव फर्स्ट एंड y हैव सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मुझे पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है, आपका फ्लोरीन। एंड सेकंड नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा मैं बता के जा रहा हूं, थर्ड पे कौन आता है, नाइट्रोजन। इन्हीं तीनों को याद रखना हम यूज करते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये आपके पास क्या बनेगा, x, और ये क्या बनेगा, y। तो हम बना के देख लेते हैं। अगर हम बात करें जिनोन की, तो जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंस शेल में, दैट इज 8। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में अरेंज कर दिए। अब देखते हैं फ्लोरीन कितने, तो टोटल फ्लोरीन 1 2 3 4, दैट्स इट। एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, आप सबको पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, आपका ऑक्सीजन। एंड 1 लेफ्ट क्या बच गया, आपका लोन पेयर बच गया। क्या बच गया, लोन पेयर। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमने कौन सी ज्योमेट्री बनाई है। पहले ज्योमेट्री की बात करूं तो ये ज्योमेट्री है आपकी ऑक्टाहेड्रल। और क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तब हमें क्या बतानी पड़ती है, शेप। तो आपने शेप के लिए याद रखना है कि हमारे पास ये जो बना है दिस इज स्क्वायर, एंड ये जो बना दिस वन इज पिरामिड। तो इसका क्या आंसर बनना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है, दैट इज स्क्वायर पिरामिड। क्या बनना चाहिए, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। आपने बताना है कि रिस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सबसे इजी मेथड आपने क्या याद करके जाना है, आपने स्टेरिक नंबर निकालना है। क्या निकालना है आपने, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, आप सिग्मा और लोन पेयर्स को ऐड कर सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं। नहीं तो आप क्या करना, हाइब्रिड
नंबर निकाल लेना। हाइब्रिड नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अगर आपके पास कंपाउंड के ऊपर जो हमें दे रखा है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें उसे टोटल में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हमें क्या करना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। यहीं पे प्लस करेंगे हम क्या, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, और साथ में आएंगे प्लस वो मोनोवैलेंट स्पीशीज जिनकी वैलेंसी क्या होती है 1। तो ये फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है। फॉर्मूला इज मच बेटर यहां पे, और आपका क्वेश्चन जल्दी से क्या करवा देगा, ये सॉल्व करवा देगा। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूं, देखिए SO2 है, तो SO2 में सेंटर एटम कौन होगा, दैट इज सल्फर। जो सबसे कम नंबर में दिया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, सेंटर एटम। तो मैंने फॉर्मूला लगाया हाफ, सेंटर एटम सल्फर है, तो सल्फर आपके पास KLMN, भूल जाओ तो ये यूज कर लेना। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो ये होगा 2 8 एंड यहाँ पे क्या आएगा 6। तो आपके पास जो लास्ट शेल है वो कौन सा है, M, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में प्रेजेंट है 6, तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6। अब रिमेनिंग देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो क्या होता था, डाइवेलेंट होता है। तो अगर डाइवेलेंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आपके पास जो हाइब्रिड नंबर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हाइब्रिड नंबर 3। अब एक बार हाइब्रिड नंबर आ गया तो आपने ये याद रखना है, फॉर्मूला बन गया। कभी भी हाइब्रिड नंबर 2 आए या स्टेरिक नंबर 2 आए, अगर हम इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो आपने अभी देखा मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए, यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बताए बैलेंस शेल में। एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन। तो देयर आर 2 ऑक्सीजन विच नीड टोटल 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबलाइज। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरी ऑक्सीजन, और ये रहा आपके पास लोन पेयर। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर में मुझे दिख रहा है एक लोन पेयर है। याद रखो कि हमारे पास डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और पाई को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे ये सेकेंड सिग्मा। तो अगर मैं SO2 की बात करूं तो यहाँ पे 1 लोन पेयर है और प्लस 2 क्या है, सिग्मा। तो सम कितना आ गया 3। तो आइदर आपको स्टेरिक नंबर निकालना आता है या आपको हाइब्रिड नंबर निकालना आता है, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो कभी भी अगर स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड नंबर 2 आता है तो इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp। अगर S3 आ रहा है तो क्या होगी, sp2। 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा है तो sp3d, 6 आ रहा है तो sp3d2 एंड 7 आ रहा है तो sp3d3। तो ये आपने बच्चों याद रखना है, ये आपको बड़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व। आपने देखा 3, तो 3 के केस में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी, SO2 के केस में SO2 के लिए बनेगी sp3। NO2 की एग्जांपल को चूज करते हैं, चलिए फिर से बना के देखते हैं, हाइब्रिड नंबर पे फटाफट खेल के देखते हैं। तो हाफ नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास लेस नंबर में प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 प्लस। अब देखिए NO2 के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, NO2 के ऊपर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बट आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इनमें ओड इलेक्ट्रॉन और उनका मतलब पता होना चाहिए, ओड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। फिर से ध्यान से सुनेंगे, नाइट्रोजन के मैंने 5 डॉट्स बनाए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देने आप याद करते हैं। रिमेनिंग बची है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हमें यह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड। एंड रिमेनिंग जो आपका लोन पेयर बच गया है वो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में मदद करता है। कभी भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को
तोड़ के मतलब वन वन इलेक्ट्रॉन करके कभी रिमूव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से 3 कोवलेंट होंगे और एक क्या होगा, कोवलेंट। तो अगर मुझे ये पता है तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक ऑक्सीजन तो स्टेबलाइज हो जाएगा, बट एक ऑक्सीजन स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि उसकी बैलेंस शेल कंप्लीट नहीं हुई है। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ये 7 शेयर हुआ, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इट मींस NO2 के साथ नेगेटिव हमें याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। तो एक नेगेटिव मतलब हमें इसे सेंटर एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + 1 6, अगेन डिवाइड करिए 1 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 बन जाएगा। सेम यहाँ पे एक सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा गिव राइज टू 3 स्टेरिक नंबर। तो अगेन 3 स्टेरिक नंबर के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी आपकी, sp2। तो देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में भी sp2 है, ये चला गया ऑप्शन, ये ऑप्शन चला गया, एंड रिमेनिंग बचा ये। नेक्स्ट इज N3। अब N3 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। चलिए फटाफट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज N3। तो एक तो सेंटर एटम का काम करेगा, जी हाँ, ठीक है, और 2 जो होंगे वो आपके पास काम करेंगे अगेन किसका, बैलेंस, जो आपके लिगेंड्स बचे होंगे। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन। चलिए, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट ये नाइट्रोजन बचा, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। पर स्टेबलाइज कैसे करूं, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा के। तो मुझे बाहर से इस नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास क्या होगा कि जो ये नाइट्रोजन है मोनोवेलेंट है या फिर डाइवेलेंट है, हमें पता है ये क्या काम करेगा, डाइवेलेंट की तरह काम करेगा। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, जिसमें मुझे एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे दिख रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड मुझे यहां पे दिख रहा है। तो कितने सिग्मा हो गए, ओनली 2 सिग्मा। लोन पेयर यहां पे सेंटर एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं बचा है। तो अगर सेंटर एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है तो आपके पास यहां पे कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा के लिए लीनियर ज्योमेट्री आती है, लीनियर ज्योमेट्री के लिए हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, दैट इज sp। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फेवर दैट P2G हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन एंड E1 हैविंग 5। तो ये है हमारा CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन, जिसमें आप सबने पढ़ रखा है कि हमारे पास d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 3 d ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं एंड 2 d ऑर्बिटल्स आपके पास ऑन द एक्सेस लाई करते हैं, जिसमें से dx² - y² एंड dz² ये कहां पे लाई करेगा, ये लाई करेगा आपके पास ऑन द एक्सेस, एंड रिमेनिंग dxy dyz एंड dzx ये आपके पास इन बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं। तो इसी कंडीशन की वजह से आपके पास क्या आती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। तो पहले ये 5 d ऑर्बिटल आपके डीजनरेट होते हैं, देन उसके बाद एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लगाई जाती है, जहां पे बोला जाता है कि सपोज करो ये जो आपके पास लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल्स को, वो कैसे अप्रोच करेंगे, सिमेट्रिकल। अगर लिगेंड सिमेट्रिकल अप्रोच करेगा तो हर किसी की एनर्जी भी एक साथ बढ़ेगी। तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल है 5। ये कंडीशन है जब आपने हाइपोथेटिकली सोचा कि आपके पास जो लिगेंड है वो सिमेट्रिकली क्या करें, अप्रोच करें।
तो अगर लिगेंड एक साथ अप्रोच करेंगे तो सबकी एनर्जी भी एक साथ क्या होगी, बढ़ेगी। बट अगर मेरे पास यहां पे लिगेंड इन बिटवीन द एक्सेस या फिर ऑन द एक्सेस की तरफ से आएंगे तो यहां पे स्प्लिटिंग होगी। उस स्प्लिटिंग से हमारे पास दो केस आएंगे, एक होता है ऑक्टाहेड्रल, एक होता है टेट्राहेड्रल। अगर लिगेंड आपके पास ऑन द एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं तो जो एनर्जी होगी ड्यू टू रिपल्शन वो किसकी बढ़ेगी, जो ऑन द एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे। तो ऑन द एक्सिस पे टोटल 2 d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज dx² माइनस y² एंड dz²। एंड इन बिटवीन द एक्सिस जिनकी एनर्जी कम रह जाएगी वो कौन से होंगे, dxy, dyz एंड dzx। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल होते हैं ये T2g एंड जिनकी एनर्जी हाई होती है ये क्या होता है, Eg। तो कंडीशन बोली है कि आपके पास T2g में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसी के बिहाफ के ऊपर अगर मैं बात करूं कि अगर T2g में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, Eg में 2, तो हमारे पास लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स, दो तरह के लिगेंड है, वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड अनदर वन इज वीक फील्ड लिगेंड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो आपके पास डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको वो रीअरेंज कर देते हैं, जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो आपके पास रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। अब रीअरेंजमेंट क्यों हुई, क्योंकि आपके पास वीक फील्ड के केस में पेयरिंग एनर्जी क्या देनी पड़ेगी। देखिए अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो अभी तक यहाँ पे स्पेस खाली है ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो अगला इलेक्ट्रॉन 4th नंबर पे है उसको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग। तो हमें पेयरिंग करवाने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो दो कंडीशन है, या तो आप इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा के पेयरिंग एनर्जी दे दीजिए, या आप क्या करिए इस इलेक्ट्रॉन को पेयर ना करने दीजिए। पेयर नहीं करोगे तो ये कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी लग रही है ज्यादा, तो हमारे पास मॉलिक्यूल कभी भी पेयरिंग नहीं करेगा। तो वीक फील्ड के केस में क्या होता है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयरिंग एनर्जी यूज ना करके क्या कर देता है, एक्साइटेशन। तो याद रखना वीक फील्ड के केस में आपके पास क्या हो जाती है, एक्साइटेशन। क्या होगी वीक फील्ड के केस में, एक्साइटेशन। इसीलिए वीक फील्ड को बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोला जाता है वीक फील्ड को, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड को बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इनमें क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास जो स्प्लिटिंग गैप था वो बहुत ज्यादा था। तो अगर मुझे एक्साइटेशन करनी पड़ेगी तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। बट अगर मुझे पेयरिंग करनी है तो पेयरिंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ये हमें सब किसने समझाया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड की कहानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। तो जिसकी वजह से मुझे कंडीशन बोला है T2g में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन एंड Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन और 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर तभी जाएगा अगर केस किसका होगा, मेरे पास वीक फील्ड का केस होगा, और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जहां पे वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आइन दैट शो लीनियर ज्योमेट्री। तो हमने बताना है कि कौन कौन से हैं जो हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, लीनियर ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। तो चलिए अभी हमने फॉर्मूला सीख किया है, तो अभी मैंने यहाँ पे पीछे आपको देखने को मिला था SO2 का केस, अभी हमने देखा। तो SO2 आपके पास कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp2। N3 देखा था अभी पीछे, जो क्या हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा था, sp। देखिए NO2 देखा था जो आपके पास कैसी शो करेगा, sp2 शो करेगा। डन। चलिए अब जो रिमेनिंग बच गए उन पे देखते हैं। सबसे पहले BeCl2 पे काम करते हैं। याद है फॉर्मूला, हाफ
सेंटर एटम, तो सेंटर एटम बेरिलियम, तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो लास्ट शेल कौन सा है, एल शेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहां पे क्या आएगा 2। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट क्लोरीन एक क्या है हमारे पास, क्लोरीन बताइए फटाफट, Cl नेगेटिव लिखते हैं ना, तो Cl नेगेटिव क्या है, मोनोवैलेंट, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 प्लस कितने हो गए 4, 4 को 2 से डिवाइड करा तो स्टेरिक नंबर या आप हाइब्रिड नंबर निकाल सकते हैं, कितना आ गया 2। तो हमने पढ़ा था जब भी स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिड नंबर 2 आएगा तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, sp। तो इट मींस ये जो BeCl2 है ये कैसी ज्योमेट्री शो करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये ज्योमेट्री कौन सी शो करेगा, दैट इज लीनियर। तो हमें क्वेश्चन पूछा था, तो ये फर्स्ट हो गया BeCl2 क्या काम करता है, लीनियर। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में सेंटर एटम कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्सीजन तो क्या होता है, डाइवेलेंट, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या आता है -2, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए 2, तो ये डाइवेलेंट का काम है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आपके पास अगेन जो स्टेरिक नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 आया तो आपके पास अगेन ये भी sp शो करेगा, तो मतलब ये भी क्या है आपका लीनियर। तो टोटल कितने हो गए अभी तक हमारे पास 2, ये भी sp था तो ये क्या शो करेगा 3। अब देखिए एक बार इन्होंने NO दिया, एक बार हमें क्या दिया NO2 दे रखा, ध्यान से देख लेना, मैंने ऊपर चार्ज लगाया, एक के ऊपर मैंने चार्ज लगा के दिखा दिया NO2 नेगेटिव, बट एक के ऊपर चार्ज मेंशन नहीं, क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म में ओड इलेक्ट्रॉन का रूल होता है, तो ओड इलेक्ट्रॉन को भी आप देख लेंगे। एक हमारे पास शो करता है ओड इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। एक चीज आप यहां पे आज सीख के जाएंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए अगर आपको ध्यान से यहां पे दिख रहा हो, तो मैंने जब ये वाला स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने नाइट्रोजन के तो इलेक्ट्रॉन दिखाए, बट ऑक्सीजन के यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक जो एटम होगा वो डोनेशन करेगा, दूसरा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो यहां पे जब आपने देखा तो आपने देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन की तरफ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की तरफ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह और ऑक्सीजन काम करेगी एक्सेप्टर की तरह। तो अगर कभी भी स्ट्रक्चर आए उनमें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो आप ये इजी सा मेथड अप्लाई करना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए ओड इलेक्ट्रॉन क्यों बोला गया, क्योंकि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़ा हुआ है, बचा हुआ, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्या बोलते हैं इसे, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये हमने देखा sp2 I3 नेगेटिव। अगेन I3 नेगेटिव के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। I3 नेगेटिव के लिए एक आयोडीन सेंटर एटम, बचे हुए दो जो होंगे वो किसका काम करेंगे, आपके पास लिगेंड का काम करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 7, नेगेटिव चार्ज है तो +1, बचे हुए दो आयोडीन भी क्या है, मोनोवेलेंट है, तो उनको काम क्या करना पड़ेगा, यहां पे मोनोवेलेंट स्पीसी का, क्योंकि I के ऊपर एक नेगेटिव आता है, तो ये हो गया टोटल 10, 10 को 2 से डिवाइड करा 5। अब देखिए 5 के लिए तो होती है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, जिसके लिए स्टेरिक नंबर कितना चाहिए 5। तो अभी टोटल जो एलिमेंट है वो मेरे पास कितने हैं, जो लिगेंड का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक आयोडीन तो सेंटर एटम का काम कर रहा है, रिमेनिंग दो आयोडीन किसका काम कर रहे होंगे, लिगेंड का। तो 5 - 2 सेंटर एटम के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर होंगे बच्चों, 3। तो जब भी आपके पास ये कंडीशन बने, जब भी आपके पास ये कंडीशन बने Ma2 और L3, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होगी, पर उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपके पास होगी लीनियर। क्या होगी ज्योमेट्री, लीनियर, लाइक दिस। तो ये देखिए ये कैसी ज्योमेट्री है आपके पास, लीनियर ज्योमेट्री है। सेम HCF2 हाफ, HCF2 के लिए 8 + 2, तो ये अगेन कितना हुआ 10, 10 2 से डिवाइड करें अगेन कितना 5। तो एटम कितने हैं, लिगेंड 2 और आंसर कितना आ रहा है 5, तो 5 - 2 रिमेनिंग 3, तो इट मीन ये क्या है आपके लोन पेयर।
तो सेम आपके पास जिनोन का भी इसी तरह से बनेगा, जिनोन 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन एंड रिमेनिंग 3 आर लोन पेयर्स। तो ये भी कैसी ज्योमेट्री है आपके पास, थी तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट जो इसकी शेप आएगी वो शेप कैसी आएगी, लीनियर। कैसी आएगी शेप, लीनियर। तो आपके पास 1 2 3 ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। डन। तो ये आपके पास क्या है, एक ये जो हमने अभी देखा था एनो दिस, अगेन देख लेते हैं 1 2 3 4, दिस वन 4, दिस वन 5 एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन वाला आपके पास क्या शो करेगा 6। ये 6 हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे आपके पास, जो कैसी ज्योमेट्री शो करेगा बच्चों, लीनियर ज्योमेट्री शो करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपका ऑक्टेट रूल से क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल, molecules with incomplete octet, molecules with incomplete octet and odd electron। तो देखिए अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन किया तो मैं odd इलेक्ट्रॉन देख के सबसे पहले चूज किसे करूंगा, NO2 को। तो इसमें जो आपका आंसर बनना चाहिए उसमें यहां पे थर्ड का आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, थर्ड का आंसर फर्स्ट आना चाहिए। देन देखिए नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है कि वो सेंटर एटम जैसे 8 इलेक्ट्रॉन चूज करने चाहिए थे बट 8 से एक्सटेंड हो गया, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, लाइक PCl5। फॉस्फोरस के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन आर देयर। एंड क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, 1। तो टोटल 5 क्लोरीन है, अगर एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 5 को भी कितने चाहिए होंगे, टोटल 5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के 5 और क्लोरीन के 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10। जबकि हमें तो ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए होते हैं, टोटल 8। तो ये एग्जांपल है जिसमें ऑक्टेव रूल जो है वो आपका क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनना चाहिए, दिस वन थर्ड। तो देख लेते हैं, डी का थर्ड है, डी का एक ऑप्शन में ही थर्ड है, सी का मैंने आपको फर्स्ट बता दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर है वो क्या बन चुका है, 4 बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of atomic orbital will lead to the formation of molecular orbital in homonuclear diatomic molecules and internuclear principal axis is our z direction। देखते हैं कि मॉलिक्यूल में क्या बोला गया है कि आपके पास जो इंटरन्यूक्लियर प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होनी चाहिए, z एक्सिस। क्या होनी चाहिए वो, z। तो चलिए देखते हैं, तो हमें बोला क्या गया है, इंटरन्यूक्लियर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपकी, z डायरेक्शन। तो याद क्या रखना है आपने कि हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। जब भी क्वेश्चन में इंटरन्यूक्लियर प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाए तो इसका मतलब होता है z एक्सिस यहां पे होनी चाहिए, रिमेनिंग 2 आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जब भी आपके पास इंटरन्यूक्लियर प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे होगी, z एक्सिस के ऊपर, तो आपके पास 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। तीनों p ऑर्बिटल आपके पास एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। अगर मैं बोलूं दिस वन इज फॉर px तो यहां पे x एक्सिस लाई करेगी। अगर मुझे बोला गया कि y एक्सिस है तो p आपके पास यहां पे लाई करेगी। और अगर मुझे बोला गया है कि z प्रिंसिपल न्यूक्लियर एक्सिस है तो आपके पास जो pz होगा वो आपके पास इस तरह से लाई करेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में इंटरन्यूक्लियर प्रिंसिपल एक्सिस बोला किसे गया है। केमिस्ट्री में हमेशा दिस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जस्ट क्या बनाना है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो करनी है। क्योंकि जब भी हम ओवरलैपिंग करते हैं तो याद रखना है वहां पे ओरिएंटेशन, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तभी आपके पास ओवरलैपिंग होगी, नहीं तो ओवरलैपिंग टेक प्लेस नहीं करेगी। जैसे कि इस कंसेप्ट में ऑप्शन नंबर 1 में 2pz बोला है तो 2pz आपके पास हॉरिजॉन्टल में लाई करेगा, जबकि px लाई करेगा आपका इस तरह से। तो अब इन दोनों में आपके पास ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, जिसमें हम ओवरलैपिंग टेक प्लेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज 2s। एस हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, ये 2pz था, ये आपका 2px है, ये 2s है एंड 2px ऑर्बिटल अगेन कैसा लाई करेगा, दिस वाइज।
अब देखिए अगेन इन दोनों में ओरिएंटेशन नहीं हो सकती है, ओरिएंटेशन नहीं होगी तो बॉन्डिंग भी टेक प्लेस नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट इज DXY। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग देखी थी, उसमें बोला गया था कि जो DXY, DYZ, DZX वो कहां पे लाई करते हैं, इन बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं, एंड हमारे पास dx² - y² ये लाई करता है ऑन द एक्सेस। तो आप खुद ही देखिए जब इनकी आपके पास एक्सेस ही सेम नहीं है तो ये ओरिएंटेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज 2s एंड 2pz। तो अगेन 2s तो हमारे स्फेरिकल शेप का था, तो ये रहा स्फेरिकल शेप, एंड 2pz हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा था। अब देखिए यहां पे पॉसिबिलिटी टेक प्लेस करेगी क्योंकि जो s होता है उसमें ये सारा फेस एक जैसा होता है, एंड p में भी एक आपका पॉजिटिव फेस होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव फेस। तो यहां पे इजीली हमारे पास क्या हो सकती है, ओवरलैपिंग होगी, एंड ओवरलैपिंग से मेरे पास एक ओवरलैपिंग जोन की फॉर्मेशन होगी जिससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपके पास कहीं भी डी और ई का मैच नहीं है, तो आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन में डी दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए तो नेक्स्ट जो हम है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहें। नेक्स्ट हम अगले कुछ क्वेश्चंस है जो हमने बोला था आपको, मैंने स्टार्टिंग में हम 30 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के करेंगे, तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम इनऑर्गेनिक देन फिजिकल एंड देन ऑर्गेनिक को क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहें हमारे साथ एडुपेस एजुकेशन उन्ना के साथ। थैंक यू।